अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। कौमी असेंबली को बिलाखिर अपोजिशन लीडर मिल गया, 5 माह बाद मिला, लेकिन लगता है कि एक बड़ा ही अहम ब्रेक थ्रू हुआ है। प्रोग्राम के पहले से इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद ईरान अमरीका क्या खतरा टल गया है या अमरीका अभी भी अग्रेसिवली ईरान के ऊपर हमले के हवाले से सोच रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ईरान के अंदर से आवाजें क्या सोचती है, इस पर बात करेंगे। आखिर में अचकजई साहब अपोजिशन लीडर है, क्या इसके बाद अब मुज़ाकरात की राह हमवार हो गई है। हमारे नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं कौमी असेंबली को 5 माह बाद अपोजिशन लीडर मिलने के हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और ये वाहिद कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर थे जिनके ऊपर सबका इत्तफाक था। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अचकजई साहब के नोटिफिकेशन के बाद उनको अपना मुश्तरका कैंडिडेट करार दिया। आज दोपहर के अंदर हमने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर कामरान मिर्जा साहब की, सेनेटर कामरान मिर्जा साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने इसमें बिल वास्ता खुद डायरेक्टली किरदार अदा किया है और राब्ते भी हुए हैं नवाज शरीफ साहब के और अचकजई साहब के दौरान। तो ये ब्रेक थ्रू में पीएमएल की जानिब से नवाज शरीफ साहब फाल किरदार अदा कर रहे हैं। अचकजई साहब की तैनाती से क्या पार्लियामान के मामलात बेहतर हो जाएंगे, इस पे तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ सुने। इससे पार्लिमानी मामला है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। अपोजिशन ने जो पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं उनसे उन्होंने रिजाइन वगैरह किए हुए हैं, तो उनको अब वापस आना चाहिए। महमूद खान अचकजई साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन चुके हैं तो उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना चाहिए। यकीनन प्राइम मिनिस्टर भी उनसे रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली महमूद खान अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। ये एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस आदो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मिर्जा साहब, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फे, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, और सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कामरान मिर्जा साहब से आगाज करते हैं क्योंकि उनका मैं बयान आज देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो आज तैनाती हुई है, जो नोटिफिकेशन है, वो शायद नवाज शरीफ साहब की मरहूने मिन्नत हुआ है या नवाज शरीफ साहब की भी उसमें ख्वाहिश थी और उन्होंने इस पर अपना सियासी वजन इस्तेमाल किया तो ये नोटिफिकेशन हुआ है। ये आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका ख्याल है, आपका तज्जिया है सेनेटर साहब, या कोई मुलाकात ऐसी हुई है पसे पर्दा जिसकी बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं? ये बात इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं और अभी तक तो इसकी तरदीद नहीं आई। अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत होगी तो कोई दोस्त तरदीद कर देगा और अगर वाकई गलत हुई तो मैं उसके ऊपर सॉरी भी करूंगा। मगर मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि कोई टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और उसके नतीजे में जो है ना फिर ये वरना तो स्पीकर साहब जो है वो बहुत बेशुमार दिनों से, बेशुमार महीनों से ये नहीं कर रहे थे और इवन मटेरियल अचकजई साहब के अगेंस्ट इकट्ठा किया जा रहा था। तो अब इंफॉर्मेशन यही है कि इसमें मुदाखलत हुई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से और उनकी इंटरवेंशन पे जो है ये नोटिफिकेशन हुआ है। स्पीकर ऑफिस से इसकी तस्दीक कर सकता है, तरदीद भी कर सकता है, या बाकी 2 और भी एंड हैं उनकी तरफ से भी तस्दीक या तरदीद हो सकती है। सो सेनेटर साहब, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब और अचकजई साहब के दरमियान गालिबन ये टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जिसके बाद ये हुआ, ये करेक्ट है ना? इन दोनों के राब्ते की बात कर रहे हैं ना आप? जी, मेरी इंफॉर्मेशन राब्ते के हवाले से टेलीफोनिक राब्ते से। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में जब मैं आपकी थोड़ी सी कहती हूँ, अगर आप अपना एनालिसिस दें कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त इंटरवीन करके ये नोटिफिकेशन क्यों करवाएंगे, और क्या शहबाज शरीफ साहब की आपको लगता है सोच मुख्तलिफ है नवाज शरीफ साहब से? देखिए, एक तो जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा था जो इस हवाले से वो गलत हो रहा था। अपोजिशन लीडर की मौजूदगी के बगैर अपोजिशन इसी तरह से है कि जैसे कोई जिस्म हो मगर हाँ, तो अपोजिशन लीडर जो है वो मौजूद होना चाहिए था। इवन जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें ये डिफेक्टिव लेजिस्लेशन, मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि वो अपोजिशन लीडर की एब्सेंस में हुई है दोनों हाउसेस में। तो ये एक कमी खामी जो है ये मेरा ख्याल है इससे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। अगर कोई मुल्क जो है उसने हमारे हवाले से डेमोक्रेसी के हवाले से कोई तरक्की माकूस इससे भी ज्यादा की हो तो मेरे इल्म में नहीं है। मगर अपोजिशन लीडर जो है वो यकीनन मौजूद होना चाहिए, रहना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब की इसमें इंटरवेंशन है तो ये पॉजिटिव है, ये कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं है कि जिसके ऊपर जो है ना उसको वो कहा जाए। मगर बहरहाल इस वक्त तक इंफॉर्मेशन मेरी यही है, सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय द 3 कार्नर्स।
اور یہ جو مذاکراتی عمل اگر ہونا ہے آگے حکومت میں اور اپوزیشن میں، تحریک انصاف ہے، تحریک تحفظ عین پاکستان ہے، اس کے اندر اچکزئی صاحب کا آج کا نوٹیفیکیشن ایک سی بی ایم کے طور پہ بھی دیکھا جائے گا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے اب یہ مذاکرات میں ایک سیریسنس آ گئی ہے اچکزئی صاحب کی پرسنالٹی کی وجہ سے؟ دیکھیے، اگر اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں تو ان کی حیثیت، ان کو کوئی حیثیت ملنی چاہیے، اور وہ حیثیت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی ہو سکتی ہے، وہ حیثیت ایک اتحاد کے سربراہ کی ہو سکتی ہے، اور اسٹل جو وہ اتحاد کے طور پہ جب وہ آگے بڑھے تو میرے اپنے ذاتی خیال میں اس میں پی ٹی آئی کی جو ہے ریپرزنٹیشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس میں سنجیدگی نظر آئے، اور یہ سی بی ایم ہے یقیناً آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان نے کوئی آپس میں، پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کے پالیٹیشین نے کوئی آپس میں دست و گریبان تو نہیں رہنا، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے یقیناً، اور جب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو وہ اسی طرح سے سیاسی عمل کے ذریعے، سیاسی بات چیت کے ذریعے آگے جانا ہے۔ اللہ کرے گا کہ اس میں پاکستان کی خیر ہوگی اور بہتری ہوگی۔ ہم سب پاکستان کے دستور کی اصل شکل میں، بہتر شکل میں بحالی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی اصل شکل میں موجود ہو اس ملک۔ صحیح۔ عفنان صاحب، یہ آپ جو گفتگو سن رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا کیا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اچکزئی صاحب کے ساتھ؟ کوئی تصدیق کریں گے، تردید کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ نوٹیفیکیشن، کیونکہ کافی عرصے سے آپ لوگ نوٹیفیکیشن روک کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا کوئی تباکن تبدیلی نہیں آئی کہ آپ کہیں جی اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، انلیس کوئی بیک ڈراپ میں کوئی رابطے ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، تو یہ مجھے کوئی اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ اگر یہ فیصلہ بھی انہوں نے ہی کیا تو، اور یہ اچھا ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہمارے اینڈ سے لے لیا گیا، جو کہ بہت خواہش تھی پی ٹی آئی کی کہ ہم لیں، ہم نے ایک پہلا سٹیپ لے لیا۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ بھی اپنی جو ہے وہ بیہیویئر کو ریویو کریں اور یہ بھی ایک سٹیپ لیں، اسی طرح معاملات بہتر ہوں گے، ورنہ تو پھر مطلب کہ یہ کوئی اینڈ لیس قسم کی وہ خواہشات نہیں ہونی چاہیے نا۔ سیاست کے اندر آپ کو دونوں طرف دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، تو اس طرح کریں گے۔ کیا تبدیل ہوا ہے کہ آپ نے سوچا حکومت نے کہ سی بی ایم کر لینا چاہیے، کیونکہ پچھلے ہفتے یہ ٹون نہیں تھی آپ لوگوں کی؟ نہیں، دیکھیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی حالات بہتر ہوں، اور ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ضمنی انتخابات بھی ہم جیت گئے ہیں، کراچی میں جو ان کا استقبال ہوا ہے وہ بھی سارے پاکستان نے دیکھ لیا، پی ٹی آئی کا، تو ہمیں سیاسی طور پہ تو اب کوئی ان سے ایسا تھریٹ نہیں ہے۔ اچھا، تو بنیادی طور پہ یہ ضرور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایکٹیو اپوزیشن ہو جو کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرے اور حکومت کو جو ہے وہ ہیلپ کرے مختلف چیزوں میں، وہ ہماری ضرور خواہش ہے، اور وہ اگر یہ وہ ملک کے لیے بھی زیادہ اچھا ہے کہ اگر ایک اپوزیشن کا رول جو ہے وہ کم از کم وہ تو پورا ہونا، ہیجان نہ ہو۔ یہ جو کامران موسیٰ صاحب نے بھی گفتگو کی، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ اگر اچکزئی صاحب آپ کے نامنی ہیں، مومن صاحب، نواز شریف صاحب بھی ان سے بات کرتے ہیں، وہ بیچ میں ایک پرفیکٹ ایک آربیٹریٹر ہے اس وقت، اگر رابطے ہونے ہیں، کوئی بھی آگے مذاکرات ہونے، کوئی بھی بات چیت ہونی، کوئی بریک تھرو ہونا ہے، اور نواز شریف صاحب کی انٹرونشن سے اگر آپ لوگوں کو لیڈر آف اپوزیشن، آپ کا جائز حق تھا، میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی احسان کیا ہے، لیکن یہ اینگل بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو لگا انٹرسٹنگ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انٹروین کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پتہ ہے مجھے کیا چیز انٹرسٹنگ لگ رہی ہے کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، کوئی رولز نہیں، کوئی ریگولیشنز نہیں ہے۔ آپ کی میری، آپ کسی ایک سیٹ پر بیٹھی تو آپ کے ویمز میں سب کچھ ہو رہا ہے، میرا حق ہے نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، کوئی اور کہہ رہا ہے ہو جائے گا، پوچھ کے بتائیں گے ہو جائے گا نہیں ہوگا۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر اس آئین کے نیچے جو رولز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، اس پارلیمنٹ کے اصول ہیں۔ ہم تو بڑے بے اصول ہو گئے ہیں، یہ ملک تو بے اصولی پہ چل رہا ہے۔ رول 16 ہے سینیٹ کا کہ جس میں لیڈر آف اپوزیشن کو ایڈریس کرتے ہیں کہ وہ کیسے الیکٹ ہوگا۔ یہ ود ان 15 days آف دی الیکشن آف چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے رول 39 ہے آف دی نیشنل اسمبلی جو ایڈریس کرتی ہے لیڈر آف اپوزیشن کو کہ کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ود ان 15 days آپ نے، یہ پہلی بار ہوتا ہے پہلے، میرے خیال میں رول 16A میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس کا سب کلاس 4 ہے کہ اگر اس میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو جو شخص نامینیٹ ہوتا ہے ود دا میکسیمم نمبر آف
सपोर्ट उसको कर देना चाहिए उसी वक्त। ठीक बात है। आपने सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर्स आपने करने के भाई ये आप लोगों के है या नहीं है। हम चेयरमैन सेनेट के पास गए, हमारी पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी गई है, मैंने उन्हें कहा आप बताओ कि क्यों नहीं करे, मैं पूछ के बताऊंगा। मैंने कहा सर किससे पूछेंगे? उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी। मैंने कहा पीपल्स पार्टी का इससे क्या ताल्लुक? कहते जी आप समझते हैं फिर। लेकिन आज के उसके बाद इस जेस्चर को आप ऑलिव ब्रांच समझते हैं हुकूमत की तरफ से? सीबीएम समझते हैं? कोई टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश समझते हैं? ये आपका हक मैं 10 महीने हटा के रखूं, उसमें से फिर मैं 50% दे दूं इस तरह के मैं आपके ऊपर इनायत कर रहा हूं, इज दैट गुड थिंग? देखिए उसको छोड़ दे, ये सीबीएम है ये नहीं है, जो हो रहा है वो कितना गलत हो रहा है। ठीक है, उस पे मैं मतलब यू आर सेइंग जस्ट बिकॉज कि ये मैंने किसी को उसका हक देना था तो चलो मैंने इतने अरसे उनको तंग करके ये थोड़ा सा दे दिया, देखा मैं कितना अच्छा हूं। नहीं अच्छे हो भाई। ठीक है। इससे क्या होगा? इन चीजों से क्या होगा? इन चीजों से कुछ नहीं होगा। आपने करना है सीबीएम करना है। मैं आपको दोबारा बताता हूं, मैंने बहुत दफा कहा है, आपने सीबीएम करने, आपके पास देखिए हर जगह पे पीएमएलएन हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, पीटीआई, एस्टैब्लिश दो किस्म के लोग हैं, एक हॉकिश है और नॉन हॉकिश है। आपने कोशिश करनी है जो हॉकिश एलिमेंट्स को जरा बिठा के रखिए। हाँ, ठीक है। ठीक है, आपने क्या करना है, अचकजई साहब, अलामा साहब, ये दो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। उसके बाद आप मुस्तफा नवाज खोखर हो गए, अपने अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो गए, उसके बाद आपने असद कैसर साहब पीटीआई से, उसके बाद आप हसन रऊफ साहब पीटीआई से। ये 5-6 लोग वो हैं जो कि प्रो टॉक्स हैं कि भाई इसको चीजों को कैसे बीच में से रास्ता कैसे निकालना है। इनको इजाजत दे, पॉलिटिकल एलिमेंट्स को इजाजत दें, जाके इमरान खान से मिलें। ठीक है। इमरान खान के डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द थिंग्स विच आर गोइंग टू हिम एंड प्लस जो उनके साथ किया जा रहा है, जिस लिहाज से किया जा रहा है। आपको मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि क्या। देखिए मैं एज अ फैमिली मेंबर मैं किस चीज को कैसे समझता हूं और क्या जाके बताता हूं, क्या कहता हूं। इसके बाद आप करें, आपके टेम्परेचर कम होने शुरू होंगे। उनको मिलने का मौका दें। इससे पहले हम इजाजत लेंगे सेनेटर कामरुल मुर्तजा साहब से, लेकिन एक सवाल आपसे पूछूं कामरुल मुर्तजा साहब कि आज के इस डिसीजन के बाद आप देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो किसी संजीदा नौयत पे आगे बढ़ सकते हैं? जो आज नॉमिनेशन हुआ है, जो बाकायदा जो नोटिफिकेशन सामने हुआ है उसके बाद? देखिए उसके बाद भी या जो हमारी खबर है, जो मेरी खबर है वो अगर दुरुस्त है तो भी उसके बाद भी दो तरह की कुव्वतें जो है मौजूद रहेंगी। एक चाहेगी कि मुज़ाकरात के नतीजे में तो मामला अच्छे हो जाए, और दूसरी जो है इसको मुज़ाकरात को सबोताज करने की कुव्वत भी मौजूद रहेगी। तो अब ये अपोजिशन लीडर और जो कुछ, बल्कि दोनों लीडर्स सेनेट में भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह के लीडर्स और उनके साथ जो आसपास साथी होंगे, उनका इम्तिहान शुरू हो गया वो टेस्ट में कि इस सारे मामले को किस तरह से आगे लेके चलेंगे, जिससे कोई ऐसे नताइज बरामद हो जो मुल्क के लिए अच्छे हों, जो जमहूरियत के लिए अच्छे हों, जो दस्तूर की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। सही, बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरुल मुर्तजा साहब को से हम इजाजत लेंगे। बाकी जो हमारे दोनों मेहमान हैं वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप जवाब देना चाह रहे थे इस बात का कि ये देखिए इतने अरसे आप नोटिफिकेशन को रोक के रखें, मत करें, फिर बाद में कर दें और कहें जी वाह वाह हमने बहुत सीबीएम कर दिया है। तो पहले तो आप वायलेशन कर रहे थे ना, जो कि पहले आप कहते थे कि हम वेरीफाई कराएंगे, दस्तखत चेक करेंगे, वो कुछ नहीं किया। अब आपने करना तो नोटिफिकेशन कर दिया आज। देखिए ये जो है ये बात जो है बड़ी अच्छी लगती है अगर ये पीटीआई के अलावा कोई करता जो खुद आइन पे अमल दरामद करते। जब इनके लीडर फरमाते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा और किसी से नहीं करूंगा, वो आइन में कहाँ है इसकी इजाजत बताएं। यहाँ जब ये बत्तीसी निकाल के 2014 में जा रहे थे GHQ, अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है, सारी पाकिस्तान ने वो वीडियो देखी, तब आपको आइन नहीं याद आया। जब आपके लीडर ने खुद पॉडकास्ट करके ये कहा कि मैं एजेंसियों से कहता था कि बंदे पूरे करो, तब आपको आइन याद नहीं आया। आपको आज अपने से इतना सा लग जाए तो आइन याद आ जाता है। आर्टिकल 4 इन्वोक करके आपने असेंबलियां तोड़ दी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई भी थी, तब आपको आइन नहीं याद आया। आरटीएस बिठाया तब आपको आइन याद नहीं आया। आपको अदालतों से सहूलतकारी आप लेते रहे तब भी आपको आइन याद नहीं आया। आज आपको आइन याद आ गया। अभी आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जब लगाया था, अभी ये कह रहे हैं ना कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। रूल्स के मुताबिक आपका पब्लिक, हालांकि आपस की लड़ाई थी इनकी, हमारा कोई इशू नहीं था। जब इनका लगा दिया तो अल्लाह के फजल से 2 साल होने को हैं इस बात को,
1 साल तो वो काम ही नहीं हुआ, اور جو 1 साल काम हुआ اس میں بھی 2-3 مہینے کام ہوا, اس کے بعد نہیں ہوا. تو بھائی پھر آپ یہ عہدے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ عہدے اس لیے نہیں ہے کہ آپ پرسنل پریویلیجز انجوائے کرو اور کام نہ کرو. آج چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کے پاس ہے, انفیکٹو ہے نا, تو آپ نے یہ عہدے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر آپ پھر یہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی نہ لیں, آپ کسی اور کو کرنے دیں. کوئی اس ملک دیکھیں, اس ملک کے عوام کا کہ پارلیمنٹ میں سب کچھ کریں, تو ان کی سب سے بڑا لاجک یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیڈر آف اپوزیشن نوٹیفائی نہیں کر سکتے آپ لوگ, تو اس پارلیمنٹ کی کیا ویلیو ہے؟ نہیں, اس کی بہت ویلیو ہے. اس کی ویلیو یہ اس پارلیمنٹ سے زیادہ ویلیو جدھر آپ کہتے تھے کہ ایجنسیوں سے بندے پورے کرواتا تھا, اس سے زیادہ یہ ویلیو جتنی بھی ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ سلیکٹو امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن جو ہے نا, یہ آپ کی ہوگی جو ہونی تھی, پر کسی کو بھی نہیں کر رہی چاہیے. نہیں, یہ شروع انہوں نے کیا ہے. یہ 2000 وہ غلط تھا. 2 wrongs will not make a right. It's not 2 wrongs, it's 2 million wrongs. ٹھیک ہے, 2 million wrongs جو ابھی رانگ ہو رہے ہیں وہ بھی اس کی بھی جسٹیفیکیشن. نہیں دیکھیں, اس طرح ہوتا نہیں ہے نا کہ ایک پارٹی آئین پہ عمل درآمد کرے, دوسری کہ میں مانتا ہی نہیں آئین کو, اور وہ آئین کو جو ہے وہ بھائی آپ کا پورا کیریئر غیر آئینی ہے. آپ کی آج کی سیاست, آج کی وہ بھی غیر آئینی ہے. کیسے؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, سیاسی لیڈروں سے بات نہیں کروں گا. یہ آئین کے خلاف ہے بھائی, یہ آپ نہیں کر سکتے کام. نہیں, لیکن اب تو سیاستدانوں سے بات کریں گے نا. مومن صاحب, اب اچکزئی صاحب جو نامینیٹ ہو گئے ہیں, آج لیڈر آف اپوزیشن بھی بن گئے ہیں, اس کے علاوہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی موجود ہے. اب تو آپ سیاستدانوں سے بات کریں گے نا, کمیٹی حکومت بھی بنانے کے لیے جو پیشکش کر رہی ہے. شہباز صاحب نے بھی کہا ہے, آپ پہلے کہتے تھے کہ جی پہلے لیڈر آف اپوزیشن تو لگائیں, وہ لگا دیا انہوں نے. اب آپ کے پاس کیا توجیہ ہے ان سے بات نہ کرنے کی؟ دیکھیں, ابھی عفنان صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ بات کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے. 2 چیزیں ریالٹی ہیں. یہ لوگ بنے بھی نان پارٹی بیسس کے الیکشنز پہ یہ بنے تھے, کیونکہ پارٹی کو ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی تھی. نان پارٹی بیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو مرضی لے آؤ نا, اس کو جتانا ہے, وہ کر لینا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑی ڈنڈی پاکستان کی. اس کے بعد سے اب وہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ نہیں ہوتے نا, آپ لوگ اسی طرح ہی آئے تھے نا. 1985 میں وہی آئے تھے نا, 1985 میں آئے تھے نا, پیدائش ادھر کی تھی نا, وہی بڑے ہوئے نا. سن لیں, ابھی 17 سیٹوں سے کہاں پہنچ گئے. یہ ہوائی آپ کو جس بندے نے بتایا تھا کہ 17 سیٹیں, آپ کو پتہ ہے وہ آج کیا ہے, وہ کمشنر کہاں ہیں؟ اچھا, آپ مجھے بتا, وہ کمشنر کہاں ہیں؟ نام بتائیں. وہ جو پنجاب کا جو گورنر ہے جس نے کہا تھا, وہ کہاں ہے؟ جو سندھ کا گورنر ہے, اس نے کیا کہا ہے؟ میں تو ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو ایک وہ بندہ تھا جو اس جگہ پہ تھا اس دن. ٹھیک ہے, ایک میں بتا رہا ہوں جو پنجاب کا گورنر ہے, آئینی عہدیدار ہے. تیسرا میں بتا رہا ہوں جو سندھ کا آئینی عہدیدار ہے, اس نے کہا ہے جہاں ووٹ ڈالو گے نہیں نکلے گا. لیکن مجھے بتائیے نا کہ ابھی پالیسی کیا ہے نا. میں یہ ساری باتیں میں ان سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ پولیٹیکل جماعتوں سے بات کریں گے یا ابھی بھی مقتدر سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں پالیسی کو جاننا چاہتی ہوں. پالیسی چھوڑیں گے, یہ پوچھیں گے آئین کے مطابق یہ کام کرنا کہ نہیں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا, مجھ سے پوچھتے ہیں جب ہم بگ 5 کی بات کرتے ہیں, جو رانا ثناء صاحب نے کہا بگ 5, میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا. میں بگ 5 میں ضرور کہوں گا, لیکن وہ بگ 5 انڈیویجولز نہیں ہیں. وہ 5 ایسے ادارے ہیں جن کو بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. اس میں ایک ادارہ ہے, آپ اس میں بے شک کمیٹی کے بٹھا کے اس میں اپنا ایک بندے کو کر لیں, وہ ہے پولیٹیکل پارٹیز. آل جو پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی تھے, وہ بیٹھ کے کہیں کہ یہ 5 بندے ہمیں ریپرزینٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں اسٹیبلشمنٹ کو, سیکنڈ جو بگ 5 میں سے آ جاتا ہے. تھرڈ آ جاتا ہے آپ عدلیہ کو لے آئیں, ان کا سٹیک ہے, انہوں نے کیا ہوا ہے, ان کی وجہ سے بہت کچھ خراب ہوا ہے. فورتھ ہے آپ میڈیا کو لے آئیں, میڈیا کی ایک کمیٹی بنائیں. ففتھ ہے پاکستان کے جو بڑے بزنس مین ہیں, یہ یاد رکھیں یہ وہ بزنس مین ہیں جو جاب کریشن کرتے, گورنمنٹ جاب کریشن نہیں کرتی. یہ 5 ایک قسم کے لوگ یا ریپرزینٹیٹیوز بیٹھ جائیں,
अच्छा, पाकिस्तान के लिए डिसाइड करें कि हमने करना क्या है। सो इसका मतलब है कि आप टेक्निकली सियासी जमातों के साथ बैठने पे एतराज नहीं है, क्योंकि पहले आप कहते थे कि ये बेख्तियार हैं। नहीं है, बेख्तियार हैं, लेकिन अब आप उनसे देखिए मेरी बात बताएं, देखिए पहले उस यंग से लड़के को देखिए, आप मैं बताता हूं, उस टावर पे माइंडसेट देखिए, कदम कदम रखना होगा, माइंडसेट देखिए। वो सोहेल अफरीदी से पूछा कि आप जाके मिलने गए थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मैंने अपनी गाड़ी में डिग्गी रखी नहीं है। और ये मैच्योर सियासी स्टेटमेंट आपके मेरे लिहाज से दिस वाज अ स्टेटमेंट जो आप ये बताना चाहते हो कि यार मैं जो काम करता हूं सामने करता हूं, छुप के नहीं करता, मैं डंकी की चोट करता हूं। देखिए हमारे यहाँ पे रियलिटी एक चीज है, लेट्स फेस द रियलिटी। रियलिटी में आज ये लोग बैठे हुए हैं, ये अपने बलबूते पे नहीं बैठे हुए, ठीक बात है, नहीं बैठे हुए। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी अपनी सीटें हारी हैं, जब भी ज़मीनी इंतखाबात भी हार गए, सारी हारी हैं, ज़मीनी इंतखाबात भी चोरी की हैं, जब भी 22 सीटों पर हम हो गए, ज़मीनी इंतखाबात भी चोरी किए हैं, हर चीज सारे 600 के 600 आपके लोग बैठे थे, हर चीज चोरी की, दिखा देंगे सिंपल, हर चीज चोरी आपका नुक्ता आ रहा है। मैं समझाना यहाँ से आगे क्या रास्ता है, क्या 8 फरवरी का एहतजाज है, मुज़ाकरात हैं, सियासी जमातों से है, मुक्तदरा से है? मारिया जी देखिए एक बात याद रखिए, मैं फर्ज करे किसी भी वजह से, चाहे मेरी वजह से, अफनान की वजह से नहीं, मेरी वजह से हम एक गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, ठीक है, हमने उस कोर्स को करेक्ट करना है। 8 फरवरी को अब आप लोग क्या तहरीक कोई चलाने वाले हैं, या अभी फिलहाल चूंकि अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया, मुज़ाकरात के ऊपर ज्यादा जोर होगा? मैं ये जानना चाहता हूं, आप मुझसे पूछे ना। जी आपसे पूरी दुनिया में ये चीजें पैरेलल चल रही होती हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे होते हैं आपके साथ, उसके साथ एहतजाज भी चल रहा होता है, दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। आप जो आप क्या कह सकते हैं उसे, एहतजाज जो कर रहे होते हैं उसकी कोई वजूहात होती हैं, जो आप चीज मांग रहे होते हैं जब आपको नहीं मिल रही होती और आपको वो आपका हक होता है, आप उसके बाकी सारे ऑप्शंस कर चुके होते हैं। सब तो दरवाजा खुल गया ना आपके पास, अचकज़ई साहब की शक्ल में ऐसी शख्सियत है जिससे नवाज शरीफ साहब भी बात कर सकते हैं, PMLN भी कर सकते हैं, आज क्या तारीख है, PTI भी कर सकते हैं। आज क्या तारीख है? आज 16 है ना, आज 16 है ना। लेट द गवर्नमेंट प्ले देयर रोल, 8 से पहले रोल प्ले करें। और रोल क्या होगा उसमें? क्या नवाज इमरान खान से आपकी मुलाकात है उसके अंदर रोल? बिकॉज पहला कदम तो उठा लिया ना आज। इस मुल्क को जो चाहिए, एक अनडिस्प्यूटेड पर्सनालिटी है इस मुल्क को जो चाहिए, इस मुल्क को जो चाहिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बगैर इमरान खान को इक्वेशन में लाइन नहीं हो सकती। चले मुझे क्लोज करने इस बात को, इमरान खान साहब की मुलाकातें क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं जमातों के साथ नहीं होनी चाहिए हैं? जब मुलाकात नहीं होती है तो फिर हॉक्स प्रिवेल करते हैं, फिर वैसे ट्वीट्स भी आती हैं, स्टेटमेंट्स भी आती हैं। आप चाहते ही नहीं इसका सियासी सोल्यूशन निकले? हम तो चाहते हैं, लेकिन वो जब मुलाकातें हो रही थी तब भी वो हॉकिश ही थे, मामला सारा आपके सामने ही है, जो ट्वीट्स आती थी। मैं चंद बातें उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। देखें बात यह है कि अगर आप कोई फूल्स पैराडाइज, एक वर्ड है ना, आप फूल्स पैराडाइज में रहना चाहे रहते हैं तो आपको निकालेगा नहीं उसमें से। अगर आप वाकई ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं ना, 22 सीटें जीते थे तो हरिपुर में हमें 5000 वोट ना पड़ते, जहां हमने आपको 602 पोलिंग प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, 602। मैंने इनके बंदे को चैलेंज किया, 5 बंदे निकाल के दें जो बोले धांधली हुई है। 5 बंदे नहीं ला सके, एक फॉर्म 45 फॉर्म 47 का डिफरेंस नहीं ला सके। तो अब आप खाली क्योंकि आप बयानिया के चक्कर में आप हमसे अपने गढ़ में हार गए। वो सीट जो हारी नहीं है उमर अयूब ने, वो हार गए है ना, वो लाहौर में हार गए। कराची में आपके 7-8 बंदे नहीं निकले, आपसे जलसा नहीं हुआ कराची में। अनपॉपुलर तो ठीक है ना, फिर आप ना रोके, ना रस्ते रोके, ना बंद करें जगह, वो फ्लॉप हो जाएंगे। उनको जलसा करने देते तो लोग एक्सपोज हो जाते पॉलिटिकली। जलसा करने दिया तो क्या उसका नतीजा निकला आपके सामने ही। लाहौर में भी करने, बाद ये लाहौर और इस्लामाबाद में आप कर चुके हैं जलसे, कोई आपको उसका नतीजा भी नहीं निकला। बात ये है कि इंतशारी सियासत को इनको छोड़ना चाहिए और ये आइन की सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। पहले अपने पे इम्प्लीमेंट करें फिर हमें कुछ बोले। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ईरान के ऊपर लगता है कि फिलहाल जो अमरीकी एग्रेशन है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये क्या दुरुस्त है? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे। ईरान के अंदर जो मौजूद लोग हैं उन्हीं से। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ईरान के ऊपर अमरीकी हमले का खतरा अभी कुछ वक्त के लिए टल गया है। गुज़िश्ता 48 घंटे पुरअमन रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुमकिना अमरीकी फौजी कार्रवाई के खदशात के पेश नजर 3 खलीजी अरब ममालिक ने पस पर्दा सिफारती सरगर्मियां तेज कर दी हैं। सऊदी अरब, कतर और ओमान अमरीका के करीबी इत्तेहादी होने के बावजूद ईरान पर हमले के मुमकिना नताइज पर शदीद तशवीश में मुब्तला है। खलीजी ममालिक का मौकफ है कि ईरान पर किसी भी फौजी कार्रवाई के असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि उसके सिक्योरिटी और मुआशी असरात पूरे मशरक़ वस्ता में महसूस किए जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका तक पैगाम पहुंचाया कि फिल वक्त ईरान पर हमला न करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी, जिसका नुकसान खुद अमरीकी मईशत को भी होगा। CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाज़ अरब हुकूमतों ने अमरीका को खबरदार किया कि ईरान पर हमला एहतजाजी तहरीक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। AFP के मुताबिक खलीजी मुल्कों के इस अहम ट्राइको ने एक तवील सफारती कोशिश की और अमरीकी सदर ट्रंप को कायल किया कि ईरान पर हमला न करे, बल्कि अच्छी और मुस्बत सोच के साथ ईरान को एक और मौका दिया जाए। प्रोग्राम के सिलसिले में मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर है इकबाल फोरम के, ईरानी सहाफी हैं। बहुत शुक्रिया बाकरी साहब। फिलहाल जो लगता है कि ये थोड़ी जो अग्रेसिव टोन थी उसमें कमी आई है अमेरिका की जानिब से। ऑन ग्राउंड क्या हालात है, वहां क्या सेंटिमेंट है, और जो 48 घंटे के अंदर ये हुई है सिफारतकारी, इसको वहां कैसे परसीव किया जा रहा है ईरान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखें, ये जो खामोशी है तूफान से पहले, ये शायद मीडिया में है, लेकिन ईरान में मैंने कल भी बात की है इनकी हुकाम से और आला अहदेदारों से, ये फुल फ्लेज तैयारी में है जंग के लिए। और ये कहते हैं ट्वील साहब का कोई भरोसा नहीं है, इनकी प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, ये कभी भी किसी वक्त भी कुछ कह के कुछ और कर सकते हैं। इनकी जो एक्सपीरियंस है जून 2025 में, ये 4th राउंड ऑफ नेगोशिएशन के दरमियान ही इनके ऊपर सरप्राइज अटैक हो गया। इसलिए आप देखें अभी भी बंदिश है बिल्कुल नेट की, लेकिन शहर में बिल्कुल खामोशी है, लेकिन सारे हाई अलर्ट्स पे हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सिफारतकारी तौर पे सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन ईरान बिल्कुल तैयारी में। उन्होंने ये बयानिया भी दिया है अगर हमें हतमी इंफॉर्मेशन मिले कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। सो कोई डिप्लोमेटिक जो कोशिशें हैं इससे पहले ईरान की जानिब से की जा रही हैं, उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट कोशिश है, और सिफारती तौर पे ईरान किन किन ममालिक को रीच आउट कर रहा है, या अब इस वक्त डिप्लोमेसी से मामला आगे निकल चुका है? मेरा ख्याल है डिप्लोमेसी से आगे निकल चुका है बात, लेकिन ईरान जो कर रहा है वो अभी अपना पावर, इट्स इरानियन पावर शो ना। सारे ममालिक स्पेशली अपने हमसायों को बहुत क्लियर मैसेज गई है कि अगर आपके सरजमीन से ईरान के ऊपर किसी भी तरह के अमेरिकी जा रही है या अटैक होता है तो ये याद रखें हम अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन इंटरेस्ट आपके मुल्कों के अंदर को हिट करेंगे। ये हमारी बका की बात है। उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि नेतन्याहू साहब ने, मैंने एक कल पीस पढ़ा था इकोनॉमिस्ट में, कि नेतन्याहू भी बात कर चुके हैं ट्रंप के साथ कि अगर आप इनके ऊपर अटैक करते हैं, ये रिटेलिएट करने के लिए एक रात के अंदर हजारों की तादाद क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे ऊपर अगर फेंकते हैं, हमारी जो आयरन डोम की इंटरसेप्टर्स हैं वो इतने अभी हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम ये सारे अटैक रोक सके। तो हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए। मेरा ख्याल है ये टाइम ईरान को नहीं दे रहा है ट्रंप, ये टाइम इजराइल को दे रहा है। और आपने जैसे कहा कि इजराइल ने कहा है कि अभी उनको भी जो पिछले साल कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके नतीजे में उनकी आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो है उसके बाद उनको उसको कैपेसिटी को दोबारा रीबिल्ड करना है, उसके लिए वक्त चाहिए है। ईरान की कैपेसिटी के ऊपर हम अगर बात करें कि गुज़श्ता जो लड़ाई थी, जो जंग थी इसराइल के साथ, उसके बाद उन्होंने क्या रैपिडली उसको रीबिल्ड किया है, या उनको भी अभी टाइम चाहिए है किसी भी किस्म के नए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर छलांग लगाने से पहले? मेरा ख्याल है टाइम तो सबको चाहिए, लेकिन ईरान उस एक्सपीरियंस के बाद, जो मैं खुद तेहरान में लोगों से बात भी कर रहा हूँ, इकबाल फोरम के डायरेक्टर हूँ, तो डिफरेंट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है अभी इनकी जो जर्रात खाने हैं, जो मिसाइल बैलिस्टिक के अंडरग्राउंड इनकी जो स्टॉक पाइल है, वो काफी हद तक ज्यादा है। और वो उस अटैक की बात तो इन्होंने अपना काम शायद 10 गुना ज्यादा तेज करके एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल तैयार कर रखे हैं, क्योंकि इनको पता है। और इसीलिए ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि हमने ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नेगोशिएशंस है उसके साथ साथ आपकी जो मिसाइल बैलिस्टिक है उसके ऊपर भी नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। और सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान वेरी क्लियर कट बता रहे हैं कि ये हमारा डिटरेंस पावर है, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। आप जब हमारे ऊपर अटैक करेंगे तब आप देखेंगे कि हमारे जो स्टॉक पाइल है वो कितना हैरान।
ٹھیک ہے کہ ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے. اچھا باقی صاحب، جو ابھی میں دیکھ رہی تب سے تھوڑی دیر پہلے رضا پہلوی کے جو بیٹے ہیں وہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے ان کی پولیٹیکل ایمبیشنز ہے، لیکن ایران کے اندر اس وقت کیا کوئی پولیٹیکل چیلنجر ہے موجودہ رجیم کا، یا ظاہر سی بات ہے کسی بھی فورن اگریشن کے مقابلے میں پھر تمام قوم یکجا ہو جایا کرتی ہے؟ ادھر کیا سینٹیمنٹ ہے؟ حالانکہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، لیکن فورن اگریسر کے مقابلے میں کیا کوئی رجیم چینج کا سینٹیمنٹ ہے وہاں؟ ایرانی لوگوں اور عوام کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. یہ پریڈکٹ کرنے میں بہت مشکل قوم ہے، لیکن میں آپ کو آن دا گراؤنڈ ریالٹیز بتا دوں کہ رضا شاہ پہلوی صاحب کے جو چاہنے والے ہیں 5% سے بھی کم ہیں. صحیح. اس وقت ہماری جو باقی صاحب سے رابطہ ذرا منقطع ہو گیا، انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ انٹرنیٹ کے وہاں پہ مسائل ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اس دوران ہم آپ کو بتائیں کہ ایران میں اہداف کو نشانہ بنانا چاہتا ہے ٹرمپ. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایران پر ممکنہ حملے سے متعلق ایک مفصل رپورٹ پیش کی ہے، جس میں اہداف تک کی نشاندہی کی گئی ہے. پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو جو اہداف دیے ہیں ان میں ایران کی جوہری تنصیبات اور بیلسٹک میزائل کے مراکز شامل ہیں. پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایک اور آپشن سائبر حملے کا بھی دیا ہے، جس پر غور کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکی بحریہ کو پہلے ہی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو وسیع نوعیت کے فوجی منصوبے پر بریف کیا ہے. تاہم امریکی حکام کے بقول براہ راست بڑے فوجی حملے کے بجائے محدود کارروائیاں زیادہ قابل عمل سمجھی جا رہی ہیں. دوسری طرف برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر امریکہ کے فوری حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. تمام اشارے ظاہر کرتے ہیں کہ حملہ عنقریب اچانک ہو سکتا ہے. رائٹرز کے مطابق امریکہ ایران میں 50 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جن میں پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹرز بھی شامل ہے. اور اس وقت اگر ہم بتائیں کہ جی امریکہ کا موڈ کیسا ہے، تو الجزیرہ جو ہے اس کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یو ایس نے کچھ اپنے عملے کو، جو غیر ضروری اہلکار ہے، ان کو اپنے خلیجی بیسز سے واپس بلا لیا ہے، اور سگنلنگ یہی ہو رہی ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی ملٹری اگریشن کا اس وقت خطرہ ہے. ایران پر حملے میں امریکی حکام کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اب ایران جو ہے اس کے اندر ہماری مداخلت کا وقت آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کچھ آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں دیگر بھی. یہ ذرا سنیے ان کی جو ریسنٹ ٹون ہے. President Trump is a man of action, not endless talk like we see at the United Nations. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. President understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. President and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ بھی کبھی سخت ہے کبھی نرم ہے. 2026 کے اندر وینزویلا کے صدر کو جس طرح سے کارروائی کر کے اٹھایا گیا تو امریکی صدر کے جو ٹون ہے اس کو انپریڈکٹیبل بھی سمجھا جاتا ہے, جیسے کہ ہم سے پہلے ایرانی صحافی باقری ہم نے یہ بات ایکسپلین بھی کر رہے تھے. اس وقت جو ہے ان کا سخت اور نرم رویہ ذرا دونوں کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. They meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. They're under siege. If they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing is stopped and the executions won't take place. دوسری جانب ایرانی میڈیا بھی امریکی طاقت کو ایکسپوز کر رہا ہے. وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایران جو ہے اس کی جانب سے جو مختلف خبریں ہیں اور جو مختلف وہ اپنی تھریٹ اسیسمنٹ ہے اس کی بیسس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی طاقت کی بھی کچھ اس وقت لمیٹیشنز ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے امریکہ کے پاس اتنا آسان نہیں ہے ایران کے اوپر حملہ کرنا. اس کی بڑی قیمت ہوگی اور اس کی قیمت خالی اس خطے تک محدود نہیں رہے گی, اور اس وقت جو ہے وہ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ ان کو آسان جیت مل جائے, کسی جنگ کے اندر جانا نہ پڑے. یہ ایران کی اپنی خود تھریٹ اسیسمنٹ ہے. اگر ہم اس وقت بات کریں اصل جو یہاں پہ مسئلہ ہے وہ گرین لینڈ کی اوپر بھی ہے. بہت سارے محاذ کھول لیے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے, اور اب وہاں پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نیٹو کی فورسز کو ایکٹیولی وہاں پر جانا پڑ گیا ہے. گرین لینڈ کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نظریں ہیں, وہاں منرلز کے اوپر خاص طور پہ ان کی بہت دلچسپی ہے. لیکن یورپی یونین اس وقت بڑی سپلٹ ہے, جہاں ایک طرف ایران کے حوالے سے ان کی بڑی واضح پالیسی ہے, وہاں پہ دوسری طرف امریکہ بھی ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے. ایران کے اوپر مزید سینکشنز لگانے کے بارے میں یورپی یونین فی الحال متحد نظر آتی ہے.
Indeed, we are looking into deepening the sanctions against Iran. The sanctions are biting, so I would not just put them aside. They are biting and they have their effect. They are weakening the regime, and the sanctions help to push forward that this regime comes to an end and that there is a change. तो अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया में 2026 में जो 3 बड़े मसाइल खड़े हुए हैं, एक तो जो वेनेजुएला में साउथ अमेरिका के अंदर अमेरिका ने एक महाज खड़ा किया, उसके बाद ईरान के साथ हमने देखा कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तक बात आ गई है और ईरानी सहाफी समझते हैं कि शायद इसको सिर्फ पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई वहां पर झड़प जो है वो जरूर इमिनेंट है। और तीसरा ग्रीनलैंड का मामला, और ये है 2026 की वो दुनिया जिसका आगाज अगर हम देखें जनवरी के अंदर तो बड़ा ही ज्यादा हंगामा खेज हुआ है और अभी हम जनवरी में सिर्फ 16 दिन ही गुजार पाए हैं। देखते हैं जी ये साल क्या नए और खबरें लेकर आता है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हमारे साथ नईम अशरफ साहब बट मौजूद होंगे। आज से 10 दिन पहले हमारी प्रोग्राम पर उन्होंने खबर दी कि नोटिफिकेशन हो जाएगा चकजई साहब का, और साथ साथ के नवाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हैं। आज उनसे मजीद पूछते हैं कि इस खबर के दुरुस्त होने के बाद आगे किस तरफ जा रही है सियासत। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आखिरी से में नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भट्ट साहब को आज हमने दोबारा प्रोग्राम में इसलिए बुलाया क्योंकि चंद दिनों पहले उन्होंने खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब बड़े फाल हुए हैं और अचकजई साहब के नाम के ऊपर जो है ऑलमोस्ट एग्रीमेंट है और ये नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। बट साहब ये मुबारक को आपकी एक और जो खबर है वो साबित हुई है आज। ये जो राब्ते हुए हैं जरा ये बताइएगा, क्योंकि कामरान मुर्तजा साहब मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में थे, उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब के अचकजई साहब के साथ टेलीफोन पे राब्ता हुआ है और उसके बाद ही नोटिफिकेशन हुआ है। इसके अलावा क्या कोई और राब्ते भी हुए हैं जिसकी, क्योंकि नोटिफिकेशन रोक कर बैठी हुई थी हुकूमत, और आज ऐसा क्या हुआ है कि फाइनली उन्होंने इसको फिर जारी किया? जी खैर मुबारक मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये टेलीफोनिक राब्ते और ये कोई कामरान मुर्तजा साहब को शायद ये आखिरी कॉल का पता लगा होगा, लेट हो गए हैं। ये काफी ज्यादा राब्ते हो चुके हैं और ये तकरीबन 2 महीने पहले इनिशिएट मियां साहब ये ले चुके थे और वो बैकडोर राब्ते थे। राना सनाउल्लाह का उसमें बड़ा अहम किरदार था और आपके प्रोग्राम, पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये बताया था कि उसी वक्त ही, उस वक्त खान साहब से मुलाकातें भी हो रही थी, उसी वक्त में खान साहब ने भी कह दिया कि अचकजई साहब जो हैं वो मुज़ाकरात भी करें और वो हमारे नॉमिनी भी होंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर। तो ये इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है कि जो मियां साहब भी उसी वक्त निकले और बेशक सीक्रेटली खान साहब कह लें जरा सामने आके उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो फिर लेकिन रुकावटें बहुत थी और खास तौर पे स्पीकर खुद अयाज सादिक साहब जो हैं वो बड़े इसमें वो पर्सनल थे और वो नहीं कर रहे थे, वो तो उनकी नाम सुनने को तैयार नहीं थे। और पिछले ही, ये अब सेशन हो रहा है, पिछले ही सेशन में वो कह रहे थे कि आप इनको अपोजिशन लीडर ही नहीं कहेंगे। लेकिन बहरहाल मियां साहब का ये इम्तहान था बड़ा सख्त, क्योंकि जब खुद आप एक जमात का, हुकूमती जमात के जो सरबराह हैं, 3 दफा के वजीर आजम, वो एक ऑनरेबल एक और पॉलिटिशियन जो हैं उनको वो कहते हैं कि साड़ी गाल चलाओ, हमारी बात कराएं, जो है आगे बढ़ाएं अपोजिशन से, तो वो फिर उसको एक नोटिफिकेशन जो कि आईनी कानूनी तौर पर लवाजमात पूरे हैं और वो करवा ना पाए, तो फिर वो वही बंदा, वही अचकजई साहब, वो किस तरह मियां साहब की बात वो आगे बढ़ा सकते थे? तो मियां साहब को ये स्टैंड लेना पड़ना था। अदरवाइज कौन सी बात, कौन से मुज़ाकरात, कौन से बैकडोर, क्या सीक्रेट और क्या राणा साहब, इवन राणा साहब का रोल भी बड़ा अहम था और कुछ रोज पहले उन्होंने कोशिश भी की जहां से कुछ हुकूमती शख्सियात या जो भी रुकावटें थी उसमें राणा साहब ने उनको समझाया है, उनको बताया है और कहा है कि ये जरूरी है सियासी मामलात और इसका असर जो है वो मुल्की मौशियत और बाकी चीजों पर पड़ रहा है। और एक गलती भी क्या निकालें इसमें, इवन कुछ रोज पहले स्पीकर साहब ने आखिरी कोशिश भी की और उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों को बुलाकर ये कह दिया कि वो तो अभी भी पीटीआई के लोग कहते हैं हमें बना दें अपोजिशन लीडर इनको, यानी वो एंड तक उनकी कोशिश थी ये ना हो। फिर कल होना था, कल भी इंतजार होता रहा कि कोई पिटीशन शायद हो जाए, वो पिटीशन भी नहीं हुई। तो ये पिटीशनें जो हो जाती थी वो नहीं हुई। फिर आगे आप देखें जो है वो यही अचकजई साहब दूसरे अपोजिशन रहनुमाओं के साथ लाहौर आ जाते हैं, 2 दिन इधर वो खूब जो है वो अपनी
सियासी जो सरगर्मियां हैं वो करते हैं। सीएम जो केपी हैं वो कराची चले जाते हैं, उन्हें वहां वेलकम भी होता है, बाद में थोड़ी सी बदमजगी भी होती है, ये तो चीजें साथ साथ चलनी हैं। लेकिन बहरहाल चेंजेस जो हैं वो काफी, ये जो चेंजेस की आप बात कर रहे हैं कि चेंजेस तो ये आए हैं ना कि एक तो जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं, शहबाज साहब क्या सेम पेज पर हैं इस हवाले से, क्या उन पर डिसएग्रीमेंट था? और जो आप चेंजेस कर रहे हैं ये जो हुकूमत के अंदर भी कुछ खबरें हैं कि भाई शायद मौशी टीम को भी इधर उधर किया जा सकता है, ये चहमगोइयां हैं, इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितना वजन है? आप जी आपकी बात सही है। पहला जो आपका सवाल है वो इसको इस तरह ले लें कि जो हमेशा से पीएमएलएन में दो सोचें रही हैं, जो इस वक्त दूसरी सोच है जो शहबाज शरीफ साहब से, अगरचे वो शहबाज शरीफ इसमें पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं, उन्होंने भी अनाउंस किया मियां साहब, लेकिन मियां साहब के कहने पर हो सकता है वो इस पे कितने राजी थे नहीं थे वो हम उसमें नहीं जाते, लेकिन उनके जो लाइक माइंडेड वुज़रा हैं जो उनके बहुत करीब हैं वो काफी एंड तक जो है वो कोशिशें करते रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन ना हो। ये सबसे बड़ी मिसाल है कि मियां साहब की उनको उस तरह वो पसंदीदगी भी नहीं है मियां साहब की भी उनके लिए, और वो भी फिर इस तरह की कोशिशें करते हैं। इवन मियां साहब ने एक महफिल में कुछ लोगों को ये भी कहा कि ये क्या ये वुज़रा हैं, ये क्या कैबिनेट बनी हुई है, ये कुछ लोगों के उन्होंने नाम भी लिए और कहा कि वो खुश नहीं थे, मेरा ख्याल मैं ना ही लूं। कुछ उन्होंने कहा कि इनएक्सपीरियंस्ड नॉन पॉलिटिकल लोगों को जो है वो बिठाया हुआ है। फिर आप जो अहम खबर, आज की खबर आपके शो के लिए वो ये है कि हुकूमत में अब मुआशी टीम की तब्दीली के लिए गौर शुरू हो गया है, और मुआशी टीम से मुराद ये है कि जो 4-5 वजारतें हैं जो रिलेटेड हैं, लाइक फाइनेंस हो गया, खास तौर पर सरमायाकारी की वजारत जो है, जो कैसर अहमद शेख साहब हैं, बड़े लें के बड़े बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन बड़े सीनियर हैं, और बरमला वो सीधी बात भी करते हैं, और वो हमेशा इलेक्शन भी, उन्हें कोई टिकट का भी मसला नहीं, वो बिल्कुल दुरुस्त इलेक्शन लड़ के आते हैं, और उन्हें उनके मुखालिफ ने मुबारकबाद भी दी थी। वो भी कह चुके हैं कि सरमायाकारी आ रही, वो सीधी बात करते हैं कि उसकी वजह पॉलिटिकली जो है अनरेस्ट है। अब इस कह लें कि जब प्रेशर आता है तो आपको कुछ कुर्बानियां, तब्दीलियां ये करनी पड़ती हैं कि आखिरी कह लें कि हाथ पांव मारें या ये कर लें वो कर लें। उसमें अब इस वक्त जो सोच है बड़ी सीरियसली हो रही है कि मुआशी टीम की जो है तब्दीली जितनी हो सके, उसमें 3-4 जो रिलेटेड वजारतें हैं उनमें तब्दीलियां होंगी, उसका इम्कान है, और हो सकता है कि ये ज्यादा देर इसको ना लगे। अब सूटेबल लोगों की तलाश जो है वो जारी है, जैसे पिछले आपके शो में आपको बताया था कि केपी के गवर्नर के लिए इंटरव्यूज हो रहे हैं, और उसमें एक पीटीआई के भी बंदे हैं, इसके लिए भी लोगों के इंटरव्यूज हो रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं अब इसकी तलाश भी हो रही है। इसको हम इंटरव्यूज शायद उस तरह ना कहें, लेकिन ये भी है कि मौशियत जो है वो बेहतर। अच्छा, अब इसमें वजह तो ये सारे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल है, जो मुआशी टीम है वो कहती है पॉलिटिकल वजह है। अच्छा, फिर बिजनेस कम्युनिटी जो सबसे अहम असल बात है इस खबर के पीछे, बिजनेस कम्युनिटी ने पीछे कुछ अहम मुलाकातों में ये शिकायत भी की हैं, और उनको भी कहा गया है कि आप फिक्र ना करें। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त मौशी टीम जो है उसमें आप हैं कि फिलहाल तब्दीली आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नईम अशरफ भट्ट साहब मौजूद थे। प्रोग्राम को हमें समेटना है अपना